हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल के यानी कि 28 जनवरी 2023 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको बताया था कि 27 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो वीडियो है हमारे टीम से गलती से डिलीट हो गया। तो इसको मैं फिर से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ताकि अगर कोई स्टूडेंट रिवाइज़ कर रहा है तो उसका एक दिन का ये वीडियो मिस ना हो। तो ये जो वीडियो है आज 29 जनवरी को मैं डाल रहा हूँ 27 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस, बिकॉज दैट वीडियो ऑफ 27 जनवरी गॉट डिलीटेड। अच्छा, आज तो 29 जनवरी है, संडे है, तो संडे को तो वैसे भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करता नहीं हूँ। संडे का जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है मैं वो मंडे को कवर करता हूँ। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अगेन इन ऑर्डर टू कवर द मिस्ड सेशन ऑफ 27 जनवरी। 26 जनवरी को न्यूज़पेपर एनालिसिस आया नहीं था। कई सारे बच्चों ने पूछा मुझे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स उस दिन पब्लिश नहीं हुए। इनफैक्ट 26 जनवरी को छुट्टी थी, 27 को पब्लिश नहीं हुए, तो मैंने 26 को छुट्टी लेकर के 27 का न्यूज़पेपर एनालिसिस पब्लिश किया था। पॉइंट इस इतना चिंता नहीं करना है। मेरा गोल है जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं कवर कराता रहूं, तो वो मैं करा दूंगा। बस ये एक दिन का वीडियो डिलीट हो गया था, इसको मैं वापस से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। आप फॉलो करते रहें, आपका जो भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ से कवर हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर 2024। तो इसके लिए मैं रोज़ कर रहा हूँ। जो 2023 26 मार्च को APSC प्रीलिम्स होने वाला है या फिर 28 मई को जो UPSC प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक कंसाइज तरीके से रिवीजन स्टार्ट करा चुका हूँ। एक डेली बेसिस पे मैं 20 सवाल कराता, 20 टॉपिक्स कराता हूँ, 40 MCQ देता हूँ। वो हमारे पोर्टल पे वो वीडियो आता है रोज़ 35 से 40 मिनट का। उसको आप देखिए, आपका इस साल का पूरा करंट अफेयर, जिसमें मैं 1.5 साल का करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। तो इस साल के लिए यानी कि APSC प्रीलिम्स के लिए और UPSC प्रीलिम्स के लिए आपका पूरा करंट अफेयर्स उन वीडियोज़ की मदद से हो जाएगा जो हमारे पोर्टल पर वीडियोज़ आ रहे हैं। उसके लिए आप एक बार हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है आप में से कई सारे लोग उसको कर भी रहे होंगे, उन वीडियोस को। ये जो वीडियोस हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो मेरी मदद से और मेरी हेल्प से 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उनका कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 इज़ अबाउट पद्मा अवार्ड्स 2023। दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, पद्मा अवार्ड्स, इसके अंदर आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। दीज आर सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया। तो पद्मा अवार्ड्स के आगे के अलावा इंडिया में सिविलियन अवार्ड्स एक और तरह के दिए जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भारत रत्न। तो इंडिया के अंदर सिविलियन अवार्ड्स 2 टाइप के हो गए, भारत रत्न विच इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिर होते हैं पद्म अवार्ड्स जिसमें सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होते हैं पद्मश्री। तो पद्मा अवार्ड्स ये 3 टाइप के हैं, जबकि मैंने जैसा कि आपको बताया भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं, दे आर गिवन और अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के अवसर पे इसको अनाउंस किया जाता है कि किन किन लोगों को पद्म अवार्ड्स इस साल के लिए दिया जाएगा। तो इस साल भी रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस के दौरान पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, उनको जरा देखते हैं। तो बिफोर वी कवर कि इस साल किन किन लोगों को, किन किन पर्सनालिटीज़ को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, लेट अस ब्रीफली सी अबाउट भारत रत्न एज वेल, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो भारत रत्न के बारे में पहले जरा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसको 1954 में बनाया गया था। इट इज़ गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो ओरिजिनली जब इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, the award was instituted in the year 1954. So originally this award were given for contribution in the fields of art, literature, science या public service. Later on in 2011 the government amended the provisions for भारत रत्न अवार्ड, और उसमें उन्होंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो एंडेवर किसी भी फील्ड में आपने अगर अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर, तो उसमें आपको फिर भारत रत्न दिया जा सकता है। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर वाला पॉइंट ऐड करके, फिर भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। भारत रत्न अवार्ड के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं दैट आर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। जो रिसिपिएंट्स होते हैं भारत रत्न के, दे आर गिवन अ सनद, दैट इज अ सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड ए पीपल लीफ शेप्ड मेडालियन। तो इस तरीके का एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, बट देयर इज नो मॉनेटरी ग्रांट एसोसिएटेड विद भारत रत्न। भारत रत्न से रिलेटेड कोई भी मॉनेटरी ग्रांट एसोसिएटेड नहीं होता है।
भारत रत्न अवार्डीज आर 7th इन इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर इज़ एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कि किसी भी समारोह में, फंक्शन, सेरेमनी में अगर डिग्निटरीज इकट्ठा होते हैं तो सबसे प्रायर इंपॉर्टेंस या प्रेसिडेंस किसको देना है, फिर किसको देना है। तो सबसे नंबर 1 पे प्रेसिडेंस में आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर ऐसे करके अलग अलग डिग्निटरीज हैं। 7वें नंबर पे आते हैं भारत रत्न अवार्डीज, दे आर 7th इन इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं पद्म अवार्ड्स के। दे वर ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। द अवार्ड इज गिवन इन 3 कैटेगरीज, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। पहले भी मैंने आपको बताया, दे आर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। जनरली दे आर नॉट कन्फर्ड पोस्ट्यूमसली जनरली, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, पोस्ट्यूमसली भी दिया जा सकता है इन सर्टेन केसेस। जैसे इस साल ही आप देखेंगे पोस्ट्यूमसली आप देखेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण दिया गया है। द अवार्ड्स आर गिवन इन द वेरियस एरियाज और वेरियस डिसिप्लिन लाइक फील्ड्स, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, etc. तो पद्म श्री इज गिवन फॉर distinguished service, while Padma Bhushan and Padma Vibhushan are given for distinguished service of higher order. तो पद्म श्री से ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है पद्म भूषण, उससे भी ज़्यादा पद्म विभूषण। अब 2022 साल 2023 के लिए पद्म अवार्डीज कौन कौन से लोग हैं उनको ज़रा देखते हैं। तो पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है। श्री बालकृष्ण दोषी पोस्ट्यूमसली दिया गया है, जाकिर हुसैन जी को तबला से इनका संबंध है, श्री SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स, दिलीप महलनोबिस पोस्ट्यूमसली दिया गया है, मेडिसिन फील्ड से इनका रिलेशन है, श्री श्रीनिवास वर्धन एंड श्री मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 11 लोगों को दिया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको थोड़ा सा एक ये भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। भारत रत्न अवार्ड्स को 2 बार सस्पेंड किया गया है। 1977 में एक बार उसको सस्पेंड किया गया था और बाद में 1990s में इसको सस्पेंड किया गया था। तो 2 बार सस्पेंशन किया गया भारत रत्न अवार्ड को। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ शेयर किए हैं उसके बेसिस पे आप इस सवाल को कर सकते हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about India-Egypt relations. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो देखिए इस साल का जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस था उसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फतेह LCC. He was on state visit to India and he was chief guest of India's Republic Day celebration for the year 2023. और अपने विजिट के दौरान प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह LCC एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड बायलेटरल टॉक्स, और उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा हुई। तो इस कारण से सिंस इजिप्टियन प्रेसिडेंट वाज दिस ईयर्स चीफ गेस्ट, इस कारण से इंडिया इजिप्ट रिलेशंस पे मेंस में सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो UPSC हो या APSC का मेंस हो, इंडिया इजिप्ट रिलेशंस पे सवाल आ सकते हैं। तो जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशंस। इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। दे आर कंसिडर टू बी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, चाहे इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो या इंडियन सिविलाइजेशन हो, दे आर कंसिडर टू बी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इवन द अशोका एडिक्ट्स दे टॉक अबाउट कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉमर्शियल रिलेशंस बिटवीन इजिप्ट एंड इंडिया इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका एंड Ptolemy II. President Nasser of Egypt and Prime Minister Nehru of India, they shared a good bonhomie or friendship. As a result of that, they laid basis for 1955 Asia-Africa Summit, which ultimately led to creation of non-alignment movement in 1961 Belgrade Summit of Serbia. Economic relations की बात की जाए तो इंडिया इज 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इजिप्ट, और दोनों देशों के बीच का जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन लास्ट 2 years there have been 75% इंक्रीज इन द ट्रेड बिटवीन द 2 countries. रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इजिप्ट के अंदर फूड सप्लाईज की कमी हो गई थी, तो देयर वाज सम स्कार्सिटी ऑफ वीट इन इजिप्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. India exported about 61,500 tons of wheat to Egypt in order to rescue Egypt from this food crisis.
टेक्निकल कोऑपरेशन असिस्टेंस की बात की जाए तो इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, जिसका नाम है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ITEC। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन रेस्पेक्टिव अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ITEC प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया ने 1300 इजिप्टियन ऑफिशियल्स को आज तक ट्रेनिंग दी है। सो दिस कुड बी ऑल्सो रिटन इन एनी आंसर इफ इट इज़ रिटन ऑन इंडिया इजिप्ट रिलेशंस। डिफेंस रिलेशंस की बात की जाए तो हाल फिलहाल में इंडिया और इजिप्ट ने अपने डिफेंस रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का फैसला लिया है। इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्टियन एयरफोर्स दे रिसेंटली कंडक्टेड ए जॉइंट टैक्टिकल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट वॉरियर। उसके अलावा साइक्लोन एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज इन जनवरी 2023 इन इंडिया इटसेल्फ। The next article is about T+1 settlement in India's security market and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। देखिए T+1 सेटलमेंट होता क्या है। तो देखिए जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप पेमेंट कर देते हैं, उसी वक्त आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। उनके ट्रांसफ़र होने में नॉर्मली हमारे देश के अंदर 2 दिन का वक्त लगता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं इंडिया के अंदर T+2 सिस्टम फॉलो होता है अभी तक, ट्रेड+2 सिस्टम। T बोला जाएगा द डे ऑफ द ट्रेड, T+1 होगा द बिजनेस डे आफ्टर ट्रेडिंग एंड T+2 वुड बी द सेकेंड बिजनेस डे आफ्टर द ट्रेडिंग। तो इंडिया टिल नाउ वी आर फॉलोइंग T+2 सिस्टम वेयर देयर विल बी सेटलमेंट द डे आफ्टर टुमारो आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज डन। लेकिन 27 जनवरी से इंडिया ने अब T+1 सेटलमेंट प्लान अडॉप्ट किया है जिसमें the trade related settlements will be done within 24 hours of the completion of the transaction। For example, T+1 settlement के हिसाब से if customer bought shares on Wednesday, then they would be credited to, the shares would be credited to customer's account, demat account by Thursday। It is different from T+2 जिसके हिसाब से the shares would be credited to the account by Friday, right? तो वेंसडे को शेयर खरीदा है, T+2 सिस्टम जो आज तक फॉलो हो रहा था हमारे देश में उसके हिसाब से फ्राइडे तक शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं, लेकिन अब T+1 सिस्टम के हिसाब से आपके अकाउंट में वो शेयर्स थर्सडे को ही आ जाएंगे। अभी ये जो T+1 साइकिल है ये सारे कंपनियों के लिए अप्लाई नहीं किया गया है। इट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर 256 लार्ज कैप कंपनीज रजिस्टर्ड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके साथ ही इंडिया हैज़ बिकम सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट T+1 सेटलमेंट साइकिल सिस्टम आफ्टर चाइना। इनफैक्ट US, UK एंड यूरो जोन मार्केट्स में भी T+1 सिस्टम अभी तक फॉलो नहीं हो रहा। दे ऑल्सो फॉलो एट बेस्ट T+2 सिस्टम। फ़ायदा क्या होगा T+1 सिस्टम अडॉप्ट करने से? तो सारे जो सेटलमेंट हैं वो एक दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगे, तो बहुत सारा जो कैपिटल फ्रीज होकर के रहता है वो रिलीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 लाख के शेयर्स खरीदे तो आपने 10 लाख का पेमेंट किया। अब जिस इंसान को आपने पेमेंट किया है वो उस 10 लाख रुपए को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हो जाए। लेकिन पहले वाले केस में T+2 साइकिल में वो 10 लाख रुपए 2 दिन तक के लिए ब्लॉक हो जाते थे और 10 लाख रुपए 2 दिन बाद रिलीज होते थे। लेकिन अब वो 10 लाख रुपए T+1 साइकिल में 1 दिन बाद ही रिलीज हो जाएंगे। तो कैपिटल मार्केट में बहुत सारा फंड रिलीज होगा एंड दैट विल हेल्प इन मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा बहुत अपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं थोड़े बहुत ऑपरेशनल चैलेंजेस होंगे T+1 साइकिल में, क्योंकि टाइम जोन का अंतर होगा फॉरेन कंट्रीज़ में और इंडिया में, तो उसमें T+1 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है टाइम जोन डिफरेंस के कारण। इन्फॉर्मेशन फ्लो प्रोसेस में थोड़ा डिले हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज कराने में एक करेंसी को दूसरे करेंसी में उसमें थोड़ा डिले हो सकता है एंड दैट में लीड टू सम ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स if T+1 cycle is followed। The next article is about Ahom Republic Day tableau। This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। तो देखिए हर साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे अलग अलग स्टेट्स अपनी अपनी स्टेट की झांकी या टेबलू रिलीज करते हैं। तो इस साल 23 टेबलू 17 फ्रॉम स्टेट्स एंड 6 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज वेयर मूव्ड ऑन कर्तव्य पाथ। कर्तव्य पाथ वो 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक के बीच में, वहाँ पे ये झांकियाँ निकाली जाती हैं। तो 23 टोटल टैब्लू निकाले गए हैं, 17 फ्रॉम स्टेट्स एंड 6 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। तो
इसमें असम का जो टैब्लू था उसमें क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट की गई हैं वो ज़रा देखते हैं। असम के टैब्लू में या झांकी में एक तो बैटल ऑफ सरायघाट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस साल लचित बोरफुकान जी की 400वीं जन्मतिथि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बैटल ऑफ सरायघाट को 1671 को रिफ्लेक्ट किया गया है असम टैब्लू में। दूसरा, विमेन एम्पावरमेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, नारी शक्ति को रिफ्लेक्ट करने के लिए कामाख्या टेम्पल को भी दिखाया गया इन द असम टैब्लू। उसके अलावा रिपब्लिक डे की झांकियों में आप देखते हैं कि अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस अपने अपने कंटिजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऑल वुमेन कंटिजेंट फ्रॉम CRPF हैज़ कंडक्टेड अ परेड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट या नई बात है, पीटी में पूछा जा सकता है। फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड विटनेस्ड ए कंटिजेंट ऑफ ऑल वुमेन आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बटालियन फ्रॉम CRPF। टॉपिक नंबर 5 इज अबाउट हलवा सेरेमनी। ये एट बेस्ट प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में इसका कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं। देखिए, अब बजट प्रेजेंट होने वाला है पार्लियामेंट के सामने, तो बजट प्रेजेंटेशन का क्या तरीका होता है। देखिए, बजट प्रिपरेशन तो काफ़ी समय से चल रहा होता है। एक बार जब बजट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नॉर्थ ब्लॉक में ही है, नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे जब एक बार बजट प्रिपेयर हो जाता है डिजिटली, तो ऐसे एक बड़े से वोक में, कढ़ाई में हलवा प्रिपेयर कराया जाता है और उस हलवे को स्टीयर करके फाइनेंस मिनिस्टर जी आप समझिए कि एक सेरिमोनियल इंडिकेशन देती हैं कि अब उस बजट को प्रिंट करने का काम शुरू किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हलवा खुद बना रही हैं, वो हलवा तो बनाया होगा लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने, और फिर उसको स्टीयर करके थोड़ा सा, और फिर जो बजट प्रिपेयर करने में जो ऑफिसर्स इंगेज थे उनको हलवा सर्व करके एक हलवा सेरेमनी कंडक्ट कराया जाता है। हलवा सेरेमनी का मतलब है कि अब देयर विल बी गो अहेड फॉर प्रिंटिंग ऑफ द बजट। तो बजट प्रिपेयर हो चुका है, नाउ बजट प्रिंटिंग विच इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ यूनियन बजट प्रेजेंटेशन विल बी डन नाउ। तो इट इज़ अ कस्टमरी प्री बजट इवेंट दैट फॉर्मली फ्लैग्स ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द बजट। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एक बार जब हलवा सेरेमनी हो जाता है और उसके बाद बजट प्रिंटिंग का काम शुरू होता है, तो उसके बाद जो भी स्टाफ या ऑफिसर बजट प्रिंटिंग में लगे हैं वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते तब तक जब तक कि बजट को पार्लियामेंट में रख ना दिया जाए। तो यानी कि ये जो ऑफिसर्स हैं या स्टाफ्स हैं जो बजट प्रिंटिंग में लगे हैं, दे आर लॉक्ड इन फॉर अबाउट 2 to 3 days टिल और फ्रॉम हलवा सेरेमनी टिल प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट। ये इसलिए लॉक इन किया जाता है ताकि बजट से रिलेटेड कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट में बजट रखने से पहले मार्केट में लीक ना हो जाए, बिकॉज उसका फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था नेशनल वोटर्स डे को लेकर के, वोटर्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी एवरी ईयर सिंस इंडिपेंडेंस, यहाँ जाकर के गलत हो जाता है। इंडिपेंडेंस से तो नहीं मना रहे हम लोग हर साल, 2011 से शुरू किया है, सो पहला स्टेटमेंट गलत है। बट येस 25 जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन 25 जनवरी 1950। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एमफेक्स 2023 कंडक्टेड इन काकीनाडा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।